मेक्सिको, मैं बार बार अपने सभी लोगों को ये बता रही हूँ कि मेक्सिको में आने के बाद मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि मैं स्पेन में बैठी हूँ, फिर ख्याल आता है कि नहीं नहीं मैं शायद पोर्चुगल में आ गई हूँ, कभी मुझे पल भर को लगता है मैं गोवा में घूम रही हूँ, और कभी यहाँ के रंग देख के मुझे लगता है कि ये गुजरात और राजस्थान के रंग है। तो यहाँ पर टूरिस्टों की इतनी आवाजाही है कि इतना सुरक्षा का बंदोबस्त है। जब भी मैं सड़क पर चलती हूँ तो मुझे पुलिस की गाड़ियां, पुलिस गश्त लगाती हुई हर वक्त दिखाई देती है। और मैक्सिको की जो करेंसी है वो है पेसोस। एक पेसो लगभग 19 रुपए का है। तो एक बार को लगता है कि उनकी करेंसी तो बहुत मजबूत है और हमारी करेंसी कमजोर है, तो जरूर महंगा होगा। लेकिन अब तक मुझे यहाँ पर रहते हुए ऐसा लग रहा है बराबर जैसे मैं भारत में रहकर खर्च कर रही हूँ। मैक्सिको ने जब अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स इस वक्त पूरी दुनिया के लिए खोले हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि हमें ना तो आपसे RT-PCR चाहिए, हमें ना आपका वैक्सीनेशन स्टेटस चाहिए, आप तो बस आ जाइए। आपके घर बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि कहीं तो बाहर चलना चाहिए, या फिर ये सोच रहे हैं कि अगर हम जाएं तो कहाँ जाएं। हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ये सोचते सोचते हम सोचते रह गए और कुछ लोग निकल भी गए अपने उस खास सफ़र पे। और उसके बाद वहाँ से मतलब आप खुद सोचिए कि कितना रहा होगा, और एक अलग तरह की उड़ान रही होगी जब इस कोरोना टाइम में हमें एक ऐसा मौका मिलता है कि हम किसी दूसरे देश में जाएं। और आज हम आपको लेके चलेंगे ऐसे ही एक देश में जिसके लिए कहा जाता है कि अगर जो ग्लोब होता है ना, ग्लोब, उसमें अगर इंडिया के मैप में आप कील ठोकेंगे तो वो पीछे जहां निकलेगी वो देश होगा मेक्सिको। अलका कौशिक, मैंने आपको इनवाइट भेज दिया है और एक्सेप्ट कीजिए। हाय, हेलो। सो एक्साइटेड। ऐसे लग रहा है कि मतलब कुछ स्पेशल, ऊपर वाले का कुछ अलग से वरदान मिला हुआ है। ये तो ऊपर वाले का वरदान है और टेक्नोलॉजी का वरदान है कि हम इस समय लगभग आपस में 15,000 16,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, और देखो कैसे मिले हुए हैं एक साथ। सो लेट्स गो मेक्सिको। तो अलका, सबसे पहले तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि मतलब कैसे कैसे सोचा कि चलो मेक्सिको चलते हैं। मेक्सिको चलने का ख्याल मेरे मन में ऐसा नहीं है कि अचानक उठा था। बहुत सालों से मेक्सिको की जो माया सभ्यता है, एज़टेक सभ्यता है, ये मुझे बड़ी लुभाती रही थी। लेकिन सच बताऊं इंदु, मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं मेक्सिको आ भी सकती हूँ, क्योंकि ये तो सिर्फ धरती के दूसरे सिरे पर रखा हुआ देश ही नहीं है। मुझे ऐसे लगता था पता नहीं इस ग्रह में कहाँ पड़ा हुआ है ये। यकीन मानिए, मैंने कभी मेक्सिको को बहुत अच्छी तरह से मैप पर देखने की भी कोशिश नहीं की थी कि ये है कहाँ, आसपास क्या है, मोटे मोटे तौर पर जानती थी। लेकिन पिछले दिनों जो हालात हुए और दुनिया भर के इंटरनेशनल बॉर्डर्स एक एक करके बंद होते चले गए, दुनिया अपने आप में सिमटती चली गई, उसके बाद जब अब खुलना शुरू हुआ दुनिया का, तो मैंने देखा मेक्सिको एक ऐसा देश है जो खुली बाहों से हमारे स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। तो बस उसकी इस अदा ने मुझे लुभा लिया। लेकिन मुझे लगता है कि मेक्सिको को भी ना आपकी अदा बड़ी पसंद आई होगी और उन्होंने खुले हाथ से कहा होगा आइए आपका स्वागत है। आखिर हम दोनों सभ्यताएं, ऐसा नहीं है कहीं अतीत में दूर जाते हैं, तो मुझे लगता है हम दोनों कहीं ना कहीं एक रहे थे। क्योंकि ये सिर्फ महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि भारत और मेक्सिको की बहुत सी बातें एक जैसी लगती है मुझे। खान पान, रंग, पहनावा, और कभी कभी तो फीचर्स भी मुझे लगता है कि हमारे कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो जाने से पहले जैसे कि बहुत सारी चीजें की तैयारी, मैंने अपना जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है उसको बहुत संभाल के रखा है। फिर जाने से पहले क्या क्या करना पड़ा, मतलब सर्टिफिकेट ले गई होंगी आप, फिर अपना टेस्ट भी कराया होगा, ये सारे प्रोसेस कैसे रहे थे? देखिए, जब भी एक इंटरनेशनल यात्रा की तैयारी होती है तो टेंशन बहुत होती है।
एक तरफ एक्साइटमेंट भी होती है लेकिन तनाव भी उतना ही होता है, क्योंकि तैयारियों का बोझ बहुत ज्यादा होता है। उसके ऊपर अगर आप कोविड के दौर में यात्रा करने की सोच रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल, तो यकीनन ये सारी चीजें चौगुनी हो जाती हैं। तो मेरी भी तैयारियां पिछले लगभग 2 महीनों से तो बहुत ज्यादा एक तरह से मैं कहूंगी इंटेंसिव लेवल पर शुरू हो चुकी थी। और मैं हर दिन पढ़ रही थी कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो टेंशन थी वो ये थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तक हम पहुंचे या जब तक हम अपनी यात्रा की शुरुआत करें, फिर से दुनिया धड़ाम 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 लुढ़कनी शुरू हो जाए और फिर से कुछ बंद हो जाए। तो इस सब के बीच में हर दिन मेरा सबसे बड़ा काम ये होता था, मैं सुबह उठते ही सारी खबरें छानती थी कि भाई सब ठीक ठाक है ना दुनिया में, दुनिया कुछ ज्यादा तो नहीं बिगड़ रही है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की क्या स्थिति है, ट्रांजिट की क्या स्थिति है, ये सब चीजें पढ़ना। सेकेंडली, अपनी सेहत को पकड़ कर रखना। आपने अगर वैक्सीनेशन करा लिया है तो उसके सर्टिफिकेट्स आपके पास हों। जाने से पहले आरटीपीसीआर मैंने कराया, उसका एक सर्टिफिकेट अपने पास रखा। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि मैक्सिको ने जब अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स इस वक्त पूरी दुनिया के लिए खोले हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि हमें ना तो आपसे आरटीपीसीआर चाहिए, हमें ना आपका वैक्सीनेशन स्टेटस चाहिए, आप तो बस आ जाइए। तो ऐसी अदा वाला देश मुझे इस समय कोई नहीं दिख रहा जो कह रहा है आप तो बस आ जाइए। तो आप फिर भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रख के और मेक्सिको वासियों की सुरक्षा का ख्याल रख के चलिए। ये तो मेरे ख्याल से अब एक गिवन है, ये सिर्फ इस वक्त की यात्रा का नहीं है, दिस इज लाइक अ गिवन बाय डिफॉल्ट। अब ये होना है कि हमें अपना ख्याल रखना है और दूसरों का ख्याल रखना है। तो अगर कोविड की हम बात करें तो वहां पे क्या माहौल है मेक्सिको में इस वक्त? मतलब लाइफ बहुत नॉर्मल है? लाइफ बेहद नॉर्मल है। अगर मुझे ये ना बताया जाए कि पिछले 1.5 साल में दुनिया किस त्रासदी के दौर से गुजरी है, किस हादसे से और किस महामारी से हम गुजर रहे हैं, तो यकीन मानिए मैं नहीं बता सकती कि यहाँ पे कोई कुछ बदलाव हुआ। हाँ, एक बहुत बढ़िया चीज जो मुझे महसूस हुई, जो कि मुझे राइट फ्रॉम डे वन, इनफैक्ट जब मैं एयरपोर्ट पर उतरी थी वहां से लेकर आज तक, वो ये कि आप जब भी किसी शेयर्ड स्पेस में हैं, आपको मास्क लगाए रखना है। उसके लिए आपको कोई टोकता नहीं है, कोई कहता नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति, यहाँ तक कि छोटे से छोटा बच्चा भी, एक घरेलू औरत भी जिसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, एक बुजुर्ग भी, हर व्यक्ति, टूरिस्ट भी मास्क में रहते हैं। आप किसी भी जगह एंटर कीजिए, आप किसी शोरूम में जाइए, दुकान में जाइए, रेस्टोरेंट, होटल में जाइए, तो मैंडेटरी है कि आपका टेम्परेचर चेक होगा और सैनिटाइजेशन के लिए आपको वहां पर एक स्टेशन से गुजरना पड़ेगा। इनफैक्ट पब्लिक स्पेसेस में भी कहीं कहीं पर बहुत बड़ी ऐसे आर्च बनी हुई है और आप उससे गुजरते हैं, वो मिस्ट वहां पर एक डाल रहे हैं, तो सैनिटाइजिंग स्टेशन इतने इंटरेस्टिंग है कि मिस्ट वहां पर से निकलती है, सो दैट आप गुजरते हैं पूरे के पूरे सैनिटाइज हो जाते हैं। वाह! और खाने पीने की क्या हो सकती है, क्योंकि मैंने सुना है कि वहां पे वेजिटेरियंस के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। नहीं नहीं, ये एक बहुत बड़ा मुगालता है। इनफैक्ट बेशक मैक्सिको की सोसाइटी मीट ईटिंग सोसाइटी है, बहुत सा नॉन वेज रहता है, लेकिन मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ और लगभग लगभग वीगन डाइट पसंद करती हूँ बिकॉज ऑफ माई लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो ये समझिए कि जिस दिन से आई हूँ मेरे पास खाने की भरमार है। मैं रोज लिस्ट देखती हूँ और कुछ आइटम है जैसे बुर्रितो, मैं अभी तक बुर्रितो को देख ही नहीं पाई हूँ क्योंकि मैं ऊपर की लिस्ट से नीचे तक पहुंच ही नहीं पाई हूँ, इतनी चॉइस है। यहाँ वेजिटेरियंस के लिए तो जन्नत है, आपको लगेगा ही नहीं एक पल को कि आप कॉम्प्रोमाइज करके खा रहे हैं, इतनी चॉइस है। वाओ! एंड व्हाट अबाउट बीइंग अ सिंगल वुमन ट्रैवलिंग मेक्सिको? ये थोड़ा सा एक टेढ़ा सवाल है कि सिंगल वुमेन ट्रैवलिंग इन मैक्सिको। देखिए, मैक्सिको का जो जनरल परसेप्शन है मैक्सिको को लेके, जैसे ही आप किसी को बोलते हैं ना मैं मैक्सिको जा रहा हूं या जा रही हूं, तो आपको झड़ी लग जाएगी सलाह की, सुझावों की, और कुछ लोग तो ये भी कह देंगे कि भाई कहाँ जा रहे हो, सेफ्टी के बहुत इश्यूज हैं, ऐसा देश है कि जहां आपको उठा लिया जाएगा, किडनैप कर लिया जाएगा, और ड्रग्स रिलेटेड ड्रग कार्टेल्स हैं यहाँ बहुत सारे, तो उस तरह के क्राइम है। मतलब आपको लोग इतना डरा देंगे कि आप सोचेंगे मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं किया मैक्सिको जाने के लिए। लेकिन मैं आज, मेरा ये 16वां दिन हो गया है मैक्सिको में, और अभी तक किसी ने मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा है। उसके लिए मैं आपको एक या दो बातें कहना चाहूंगी कि हम
अंधाधुंध कहीं भी ना चल दें, अपनी मंजिलें कुछ भी कहीं भी ना चुन लें। आने से पहले बहुत सारी रिसर्च करके आए और ये देखें कि कौन से इलाके सेफ हैं। मेक्सिको भी जैसे हमारा अपना भारत है, कुछ इलाके हम औरतों के लिए अकेले घूमने के हिसाब से या इनफेक्ट परिवार के साथ भी सेफ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। हम सोच समझ के जाते हैं। हम अपनी दिल्ली में भी यूं ही नहीं निकल पड़ते हैं या आधी रात को नहीं निकल पड़ते हैं। तो ये देखना है मेक्सिको में भी। मैं मेक्सिको में घूम रही हूँ तो मैंने आने से पहले टेस्ट किया कि मैं चेक किया कि कहाँ कहाँ टूरिस्ट जाते हैं, टूरिस्ट ट्रेल्स कहाँ कहाँ है। तो मैं जैसे मेक्सिको सिटी में आई, उसके बाद मैं थोड़ा नॉर्थ में चली गई, गुआनाजुआतो एक स्टेट है, वहां चली गई। वहां कुछ हेरिटेज टाउन्स हैं और इस वक्त मैं देश के पूर्वोत्तर में हूँ, नॉर्थ ईस्ट में। कानकुन मेरे जहां मैं इस वक्त हूँ, ये तुलुंग का इलाका है, बहुत बड़ा टूरिस्टी टाउन है। कानकुन यहाँ से 200 किलोमीटर दूर रह जाता है। तो यहाँ पर टूरिस्टों की इतनी आवाजाही है कि इतना सुरक्षा का बंदोबस्त है। जब भी मैं सड़क पर चलती हूँ तो मुझे पुलिस की गाड़ियां, पुलिस गश्त लगाती हुई हर वक्त दिखाई देती है। बहुत ज्यादा पुलिस है। दे इंश्योर कि जो भी यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं वो सेफ रहें और उनका जो वक्त है वो सुखद रहे। आई एम श्योर कि पूरा माहौल बहुत फ्रेंडली होगा इसका मतलब, क्योंकि और भी देशों से बहुत सारे टूरिस्ट आए होंगे वहां। तो इनफैक्ट मैंने पिछले 15 दिनों में यहाँ पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन टूरिस्ट देखे हैं, भरमार है। उनका तो ये अपना आंगन है ऐसे लग रहा है कि क्योंकि 2-2, 3-3 घंटे की फ्लाइट्स हैं अमेरिका की बहुत सी बड़ी सिटीज से। इनफैक्ट कानकुन से तो अगर आप फ्लाइट्स देखेंगे तो दुनिया के और जगहों के मुकाबले लगभग सैकड़ों फ्लाइट्स पर डे अमेरिका के बड़े शहरों जैसे एलए, शिकागो, टेक्सास यहाँ के लिए जा रही हैं। उसके अलावा कुछ संख्या में यूरोपीय हैं, मगर उनकी संख्या इतनी सी है, चुन्नू सी है। कुछ स्पेनिश बहुत आते हैं यहाँ पर क्योंकि ये स्पेन की पूर्व कॉलोनी रहा है। तो उनका अपना कोई ना कोई एक इमोशनल कनेक्ट कह लीजिए, भाषा के लिहाज से कनेक्ट कह लीजिए, कल्चर के हिसाब से वो लोग अपने आप को यहाँ ज्यादा ईज में महसूस करते हैं। तो वो कुछ है। बाकी हिंदुस्तानियों का जहां तक ख्याल है, मुझे अपने अलावा अभी तक सिर्फ 2 हिंदुस्तानी दिखाई दिए। तो अभी अभी आपने स्पेनिश की बात की तो स्पेनिश से मुझे स्पेन याद आया। तो मैंने स्पेन देखा है, मैंने मेक्सिको नहीं देखा, और आपने स्पेन और मेक्सिको दोनों देखा हुआ है। तो कुछ सिमिलैरिटीज हैं क्या दोनों में? मतलब स्पेशली स्पेन की जो मस्ती है वो भी क्या वहां देखने को मिलती है? मेक्सिको, मैं बार बार अपने सभी लोगों को ये बता रही हूँ कि मेक्सिको में आने के बाद मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि मैं स्पेन में बैठी हूँ। फिर ख्याल आता है कि नहीं नहीं, मैं शायद पोर्चुगल में आ गई हूँ। कभी मुझे पल भर को लगता है मैं गोवा में घूम रही हूँ, और कभी यहाँ के रंग देख के मुझे लगता है कि ये गुजरात और राजस्थान के रंग है। तो मैक्सिको इज अ वेरी इंटरेस्टिंग conglomerate of all these different cultural influences. स्पेन की मस्तियां खूब हैं और स्पेन की हर अदा को ऐसे लगता है जैसे स्पेन का एक मॉडल यहाँ रेप्लिकेट कर दिया गया है। बस फर्क इतना है कि स्पेन का जो ज्योग्राफिकल इलाका है वो छोटा है और मैक्सिको बहुत बड़ा है। मैक्सिको इज अ ह्यूज कंट्री। जैसे हम हिंदुस्तान में इतने सारे राज्य हैं हमारे, वैसे मैक्सिको में भी 32 राज्य हैं जो बहुत बड़े इलाके में फैले हुए हैं। बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है, बहुत नेशनल पार्क्स हैं, और एक बहुत बड़ा इलाका पहाड़ से होकर गुजर रहा है और मैदानी हिस्सा भी है। इनफैक्ट जब हम मैक्सिको सिटी में उतरते हैं तो हम सी लेवल से काफी ऊपर होते हैं। तो एक बार को ये सलाह भी दी जाती है कि कहीं आपको सी लेवल से आप इतना ऊपर हैं तो ऐसा ना हो कि ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो। थोड़ा बहुत आप एक आध दिन एक्लिमेटाइज कर लीजिए। हालांकि वो इतना ज्यादा नहीं है कि एक्लिमेटाइजेशन वाली वो बात हो जो कि हमें लद्दाख में देखनी पड़ती है। लेकिन यस, I was traveling at highlands जब मैं मैक्सिको सिटी से टुवर्ड्स गुआनाजुआतो जा रही थी। तो वो हाईलैंड्स का इलाका था, बहुत पठारी हिस्सा है। तो स्पेन पूरा का पूरा यहाँ रखा है, पोर्चुगल यहाँ रखा है। दीवारों पर इतनी ग्राफिटी है, लगता है जैसे आप लिस्बन की दीवारों को देख रहे हैं। और गोवा का भी सुरूर यहाँ दिखाई देता है। सूर्य है बहुत ज्यादा, बहुत सन है, सैंड है। मतलब मेक्सिको में गुजरते हुए कभी भी अनजानापन नहीं लगता है कि इस जमीन से तो आप पहले ही कई बार रूबरू हो चुके हैं। तो मैंने सुना है कि वहाँ पे कैक्टस बहुत होता है, एंड तकीला जो है वो कैक्टस की जड़ों से ही बनाई जाती है। तो कैक्टस के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया अलका?
मैं आपकी यहाँ पे छोटा सा एक करेक्शन करना चाहूंगी। जो टेकीला है, इनफैक्ट टेकीला के लिए ये पूरा देश फेमस है। तो जो टेकीला बनता है वो एक खास स्पीशीज है, अगावे कहते हैं उसको। अगावे इज ऑल्सो लाइक कैक्टस को आप कह सकते हैं, कैक्टस फैमिली का भी कह सकते हैं, बट एक्चुअली ये कैक्टस फैमिली का नहीं है। अगावे एक एस्पेरेगस फैमिली का प्लांट है और पूरे मैक्सिको में करीब करीब 300 प्रजातियां अगावे की उगती हैं और उन 300 में से सिर्फ एक अगावे है, ब्लू अगावे, जिससे टेकीला तैयार की जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी खास होती है ब्लू अगावे। यहाँ पर एक वेस्ट की तरफ एक जगह है, टेकीला टाउन है बाकायदा, जहां सबसे ज्यादा टेकीला बनाया जाता है। और जैसे हम लोगों के यहाँ ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशंस है ना, कि ये बनारसी साड़ी है तो बनारस में होगी, ये कांजीवरम साड़ी है, इसी तरह से टेकीला भी जो मेक्सिको के टेकीला टाउन में होता है या आसपास एक दो टाउन्स और हैं, वहां के अगावे से, ब्लू अगावे से तैयार किया जाता है। हालांकि जो लीगल मैंडेट है वो ये है कि अगर टेकीला में 51% ब्लू अगावे है तो वो टेकीला कहलाएगी। बाकी आप मोलेसेस जैसे गन्ने का जूस वगैरह ऐड कर देते हैं, लेकिन जिसको प्रीमियम टेकीला कहा जाता है वो ब्लू अगावे से बनती है। बाकी जब हम कुछ ऐड कर देते हैं तो एक और ड्रिंक यहाँ है मेज़कल करके। सो मेज़कल और टेकीला का सुरूर यहाँ बहुत ज्यादा है। और कैक्टस की मतलब वहां पे जो कैक्टस का प्रयोग है वो क्या बहुत ज्यादा होता है क्या? सब्जी बहुत में? ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। कैक्टस की यहाँ लोग सब्जी बना के खाते हैं। तो मैंने रेस्टोरेंट में आम देखा है। इट्स नॉट लाइक कि बहुत डिफिकल्ट है उसको ढूंढना। मैं ऐसे वॉक कर रही थी कहीं पर एक सिटी में, इनफैक्ट सैन मिगेल दी आयंदे एक हेरिटेज टाउन है, वहां मैं हर रोज वॉक कर रही थी, पैदल घूमने की सिटी है छोटी सी। तो उसमें देखा एक रेस्टोरेंट के बाहर एक कपल बैठा है और कपल जो हस्बैंड है वो ऐसे छीलता जा रहा है ऊपर से कांटे वाले हिस्से, और औरत जो है बैठकर उसको ऐसे इस तरह से काट रही है, चॉप कर रही है। तो मैं रुकी और उनको बड़े ध्यान से देखा। हालांकि सच कहूं तो मेरी खाने की हिम्मत नहीं हुई लेकिन मैंने सुना है कि कैक्टस की सब्जी यहाँ पर बहुत टेस्टी बनती है और लोग बहुत खाते हैं, लेकिन बहुत आम है यहाँ पर कैक्टस की सब्जी। कि वैसे ही दिखता है जैसे हमारे यहाँ पे कैक्टस दिखता है? एग्जैक्टली उतना, इतने बड़े बड़े और बहुत ह्यूज भी उनके हैं, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा वेस्टर्न साइड में मैक्सिको की बहुत बड़ा हिस्सा एरिड लैंड है, रेगिस्तानी जमीन है। और उस रेगिस्तानी जमीन में कैक्टस के अलावा मैं आपको एक और चीज बताऊं क्या क्या होता है। बहुत सारे जेमस्टोन्स होते हैं, बहुत सारी सिल्वर की खदानें हैं। इनफैक्ट मेक्सिको की गुलामी का सबब इसके ये जेमस्टोन्स और सिल्वर की खाने हैं। अच्छा, इसके बारे में तो मैंने बिल्कुल भी नहीं मतलब सुना था इनफैक्ट। इतना चांदी का सामान, दुनिया भर में चांदी का सबसे बड़ा प्रोडक्शन मैक्सिको में होता है। मैं तो सोचती थी कि हम हिंदुस्तानी चांदी प्रेमी होते हैं, सोना प्रेमी होते हैं, लेकिन मैक्सिको का अभी तक कोई भी एक ऐसा टाउन नहीं है जहां मुझे ज्वेलर्स की भरमार ना मिली हो। और मैं हर जगह जाके देखती हूँ और उनसे पूछती हूँ तो वहां पे मुझे तरह तरह के जेमस्टोन्स भी मिलते हैं। और वो ये कहते हैं कि हमारे ये जेमस्टोन्स ज्यादातर हमारे इस रेगिस्तानी इलाके से आते हैं, तो बहुत खदानें हैं। इनफैक्ट कहीं कहीं पर तो ऐसा भी होता है कि कोई मीटियोराइट कभी बहुत साल पहले टकराया जमीन से, और जहां टकराया वहां इम्पैक्ट से वो पूरा का पूरा पत्थर एक खास ऐसे पत्थर में बदल गया, कांच जैसा दिखता है वो, और उसको अब लोग लेकर आते हैं और उससे ये लोग ज्वेलरी तैयार करते हैं। तो सिल्वर प्रेम यहाँ पर बहुत है, बहुत सिल्वर है। अगर आप देखें दुनिया में लगभग मान लीजिए कि से मैं बोल रही हूँ लगभग 200 टन, सपोज इट्स ऑलमोस्ट 200 मिलियन टन उत्पादन सालाना अगर मैक्सिको में हो रहा है, तो भारत में वो 19 टन है। सो नाउ यू कैन कंपेयर, इतना फर्क है। तो मतलब रेगिस्तान इनको ना सिर्फ कैक्टस देता है, अगावे देता है, बल्कि सिल्वर और जेमस्टोन्स भी देता है। तो इतनी जो खाने जहां पर होंगी, इतनी संपदा जहां पर होगी, उसे लूटने के लिए लुटेरे तो आएंगे ही। सच में। और हम जब जाएं, मैक्सिको का प्लान बनाएं, तो महंगाई की बात अगर हो, क्योंकि यूजुअली जब हम उधर की तरफ जाते हैं तो लगता है कि सब कुछ बहुत महंगा होगा। आई नो, अमेरिका का नाम सुनते ही एक बार को तो रूह कांप जाती है कि भाई अब डॉलर यूं 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 निकलेंगे, पानी की तरह पैसा बहेगा, यही तो सोचते हैं हम।
बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा मुगालता है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। और मैक्सिको की जो जो करेंसी है वो है पेसोस। एक पेसो लगभग 19 रुपए का है। ठीक अच्छा। है। तो एक बार को लगता है कि उनकी करेंसी तो बहुत मजबूत है और हमारी करेंसी कमजोर है, तो जरूर महंगा होगा। लेकिन अब तक मुझे यहाँ पर रहते हुए ऐसा लग रहा है बराबर जैसे मैं भारत में रहकर खर्च कर रही हूँ। सिर्फ ये एक तुलुम टाउन है और कैनकुन का इलाका है जो कि कोस्टल एरिया है और जहां अमेरिकन टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, तो दिस इज एक्सपेंसिव। यहाँ मुझे महंगाई चुभी। इसके अलावा इससे पीछे में जहां तक थी, अगर आप मध्य मैक्सिको में होते हैं, सेंट्रल मैक्सिको या नॉर्दर्न मैक्सिको, इतना सस्ता है कि कहीं कहीं पर तो भारत से भी सस्ता मुझे लगा। खान पीन ओह। बहुत सस्ती है, हाँ बिल्कुल बहुत सस्ता है। मैंने जैसे टैक्सी ली एयरपोर्ट से लेकर अपने होटल तक, विच वॉज लाइक 20-25 किलोमीटर दूर था, तो मैंने लगभग 500 रुपए के आसपास अदा किए। 5 किलोमीटर टैक्सी आप पकड़िए तो 80 रुपए आएगा। सो कहाँ सुना है इतना सस्ता। बाप रे। So मैं तो Mexico is very cheap. It is inexpensive और मजे से आप अपना अपने रुपए की दौलत के साथ यहाँ मजे ले सकते हैं। ऐसा नहीं लगता कि आपकी मेहनत की कमाई पानी की तरह उड़ रही है। और पानी, पानी कैसा है पानी के लिए? मतलब जैसे यूरोप में हम लोग जाते हैं तो पानी कहीं से भी पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उस नहीं, मामले में? यहाँ इस मामले में मेक्सिको और हम भारतवासी एक है। यहाँ नल से पानी नहीं पिया जाता, यहाँ बॉटल वाटर खरीदना पड़ता है। और पानी बिजली, मतलब जब से मैं आई हूँ कहीं पानी बिजली गया नहीं है, बराबर आ रहा है। और लेकिन पानी आपको खरीदना पड़ेगा हमेशा। खान पान बहुत अच्छा है। खान पान, आप अपने होटल से निकल जाइए, 100 मीटर के अंदर ही आपको 3 या 4 वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। और शॉपिंग की भरमार है, कितनी भी शॉपिंग कर लीजिए, कपड़े एक से एक हैं, लाजवाब रंग हैं, ज्वेलरी है। मतलब आई मीन मैक्सिको हैज गिवन मी टू मेनी ऑप्शंस। एंड व्हाट अबाउट वीजा प्रोसेस? दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई थिंक। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने शुरुआत में कहा कि मेक्सिको ने हमारे लिए द्वार खोल दिए हैं और बाहें फैला के तैयार है हमारे स्वागत के लिए, तो उसका एक आशय वीजा से था। मेक्सिको ने हमारे लिए वीजा प्रोसेस शुरू कर दिया है। मैक्सिकन एम्बेसी जो आपके नियरेस्ट है, वहां आप जाके अपना वीजा लगवा सकते हैं। इट्स क्वाइट इजी। लेकिन मेरे पास यूएसए का वीजा था, तो जिनके पास यूएसए और कनाडा वीजा है उनके लिए मैक्सिको वीजा ऑन अराइवल देता है, और वो भी 1-2 दिन, 15 दिन, 10 दिन नहीं, बल्कि पूरे 6 महीने के लिए। तो मैं जैसे ही मैक्सिको एयरपोर्ट पर उतरी और मुझे 180 दिनों के लिए वीजा ऑन अराइवल बिल्कुल मुफ्त मिल गया। क्या बात है। मतलब हर चीज विन विन है, हर मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम बजट दबाएं कहीं कि अच्छा ये तो है, ये कुछ है। हमेशा लग रहा है कि बहुत इजी प्रोसेस है सब कुछ मिला के। एग्जैक्टली, एक्चुअली मेरा जो मैक्सिको को चुनने की वजह है बहुत बड़ी, वो यही है। मुझे लगा कि यूरोप के तमाम देश इस समय हम हमारे लिए बंद हैं। शेंगन वीजा हम लोग प्रोसेस नहीं करा पा रहे हैं। हाल में इनफैक्ट अभी 3-4 दिन पहले ही स्पेन ने हमारे लिए वीजा खोला है। उसके लिए भी शर्त जोड़ी है कि आपकी पूरा वैक्सीनेशन पूरा हो चुका हो। स्विट्जरलैंड ने हमारे लिए दरवाजे खोले हैं, फ्रांस ने खोले हैं, आइसलैंड ने खोले हैं, लेकिन इन सब की शर्त यह है कि आपका वैक्सीनेशन पूरा हो चुका हो। अब भारत में स्थिति यह है कि हमारे में से बहुत से लोगों के पास कोविशील्ड की एक ही डोज अभी हमने ली है, सेकेंड डोज का भी हम इंतजार कर रहे हैं, या कुछ लोग वैक्सीनेशन की हेजिस्टेंसी से भी गुजर रहे हैं, या कुछ लोग हैं जो कोविड से रिकवर हुए हैं तो अभी वीजा वो वैक्सीनेशन नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी सारी जो शर्तें हैं उनको भूल जाइए, एक तरफ धरिए और मेक्सिको चले आइए। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बिना वैक्सीनेशन के आ जाइए। आई वुड ऑलवेज इंसिस्ट, बी सेफ। पहले अपने आप को सेफ कीजिए और दूसरों की सेफ्टी इसमें, और तब घूमिए। ये एक लॉन्ग टर्म घूमना होगा, क्योंकि हम किसी तरह का कोई खतरा मोल नहीं ले रहे हैं, ना तो हम दूसरों को खतरा दे रहे हैं। तो मतलब मैं तैयारी कर लूं, मुझे और क्या क्या ध्यान रखना होगा कि भाई मेक्सिको जाना है? वीजा का मैंने पूछ लिया, पैसे भी मतलब मैनेज हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। और क्या हाँ ध्यान बिल्कुल। रखना?
बहुत सारी छुट्टियां हाथ पे रख लीजिए, क्योंकि जैसे मैं यहाँ वन वे टिकट लेकर आई हूँ और मैंने सोचा था मैं दो हफ्ता मैंने 10 दिन इनिशियली सोचा था, लगा था कि इतनी दूर है घर से और एकदम एक नई कल्चर है, एकदम नया भूगोल है, पता नहीं मैं कितने दिन रुक पाऊंगी। लेकिन आज जैसा मैंने कहा कि 16वां दिन हो चुका है और अभी मेरा लौटने का कोई इरादा नहीं है। तो वन वे टिकट ले आइए, छुट्टियां ले आइए, और बस। और बहुत ज्यादा कपड़े भी लेकर मत आइए, लाइट ट्रेवल कीजिए, यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग है। ओह वाह। और वहां पे मैंने ये भी पढ़ रही थी, बहुत पहले मैंने पढ़ा था तो याद आया कि आदि ट्राइब्स बहुत हैं, तरह तरह के आदिवासी हाँ, वहां यहाँ पे। आदिवासी इलाके हैं। इनफैक्ट ये माया सभ्यता का गढ़ है। जैसे टुलुंग से लगभग मैं इससे पीछे एक सिटी में थी विच वाज वायाडोलिड। वायाडोलिड से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर चिचेन इट्जा का इलाका है। सो चिचेन इट्जा एक ऐसी जगह है जहां माया सभ्यता का गढ़ कहा जाता है, और पिरामिड्स हैं, रुइंस हैं। और माया सभ्यता भले ही आज से 1300-1400 साल पहले नष्ट हो गई थी, लेकिन कुछ कुछ लोग थे जो बचे रह गए थे और वो कंटिन्यू किए। वो आज भी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आज भी खुद को मायंस कहते हैं। और इसके अलावा भी बहुत से इलाके हैं, अगर आप जितना इंटीरियर में जाते जाएंगे। लेकिन 16 दिन का जो मेरा अभी तक का यहाँ प्रवास है वो कोई इतना ज्यादा नहीं है कि मैं पूरे इलाके को जान लूं। जैसे हिंदुस्तान को देखने के लिए 2 हफ्ते कुछ भी नहीं होते हैं, आप बमुश्किल 3 या 4 राज्य देख पाएंगे तसल्ली से। ऐसे ही मेक्सिको है। तो ये तो जो 6 महीने का वीजा दिया है सरकार ने, बहुत सोच समझ के दिया है। यहीं भर्ती हो जाइए किसी स्कूल में, स्पेनिश स्पेनिश सीखिए। मेरा मेरा तो दिमाग में जो इसमें कुलबुलाहट चल रही है, जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, वो ये कि मैं किसी स्पेनिश स्कूल में भर्ती हो जाऊं, एक कमाई करके चलूंगी, एक भाषा नई सीख के चलूंगी, और रहने के लिए मतलब मेरे पास वीजा है और खर्चा उतना और ही क्या है चाहिए। जितना हिंदुस्तान में हो रहा है। तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर अ न्यू कंट्री इन अ स्लो मोशन। या तो मतलब वो इंग्लिश तो चलती होगी बराबर कि स्पेनिश लगता है कि सीखनी चाहिए हमें वहां जाके, ऐसा कुछ है। अगर आपको स्पेनिश के कुछ मुहावरे आते हैं, लाइक आप उनको अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं, और आप ये समझ सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मेरे जैसे के लिए सबसे जरूरी ये समझना होता है कि मेरे खाने में कोई मांस, कोई मछली, कोई ऐसी चीज तो नहीं है। तो अगर उतना आता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी आता तो भी ये कोई अनिवार्यता नहीं है। यहाँ पे लोग अंग्रेजी समझ लेते हैं। फिर साइन लैंग्वेज तो है ही, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, अंग्रेजी चलती है बड़े टाउन्स में, बड़ी दुकानों पे, बड़े शोरूम्स में, और बहुत लोग अंग्रेजी समझ लेते हैं, बोल लेते हैं। वाह। देन लेट्स गो मेक्सिको अलका, मुझे तो अब यही लग रहा है बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव, क्योंकि इतनी सारी चीजों में, जगहों में एक ऐसी जगह ढूंढना जो चैलेंजेस हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, बिकॉज इट्स अ 26 आवर जर्नी फ्रॉम इंडिया। या इट्स लाइक मेक्सिको, देखिए नई दिल्ली से मेक्सिको जो है लगभग 14,500 किलोमीटर दूर है। और इस वक्त जो हमारे यहाँ से भारत से मेक्सिको के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है। मैंने एयर फ्रांस की उड़ान चुनी और दिल्ली से एम्स्टर्डम तक आई। 11 घंटे की जर्नी है। एम्स्टर्डम में 6 घंटे का लेओवर था, और उसके बाद 11 घंटे की जर्नी मुझे मेक्सिको सिटी राजधानी लेकर आई। तो ये कुल मिलाकर 26 घंटे की जर्नी हो जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एयर फ्रांस जैसी जो एयरलाइंस है, या आप कुवैत एयरलाइंस से आ सकते हैं। ये कहीं भी जब आप एम्स्टर्डम में रुकते हैं, या फ्रांस या फ्रैंकफर्ट वगैरह ऐसे जो यूरोपीय हमारे अड्डे वहां रुकते हैं, तो वो लोग ट्रांजिट वीजा नहीं मांग रहे हैं, और ना ही वो आरटीपीसीआर जैसी एक जरूरी शर्त आपके साथ रख रहे हैं। तो बहुत आसान है, इसलिए मेक्सिको आना आसान है। मैंने मेक्सिको जो चुना, भले ये बहुत दूर था, लेकिन देखिए यात्राओं की इतनी तैयारियों के बीच में जो हम वैसे ही ओवरवेल्म होते हैं, ढेरों चीजें सोचनी होती हैं। फॉरेक्स लेना है आपको, आपको अपना ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है, आपको टिकट्स लेना है, पैकिंग करनी है, और आप जहां से निकल रहे हैं वहां पर वाइंड अप करना है अपनी चीजों को। आप अगर जैसे मेरे जैसा डिजिटल नोमैड है जिसको ऑन द गो काम करना होता है, तो उसको अपने क्लाइंट्स के साथ एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होती है कि अब मैं एक अलग टाइम जोन में हूँ। उतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ अगर हमें ये एक कम सोचने को मिले, कम सिर पे बोझा हो कि भाई हम अब कहाँ होंगे, कैसे रहेंगे, तो क्यों ना मतलब एक ऐसी कंट्री ले ली जाए जहां ये सब चिंताएं जरा कम हो जाती हैं, आसान हो तो जाता है। अभी तुम सो अपने दैट्स व्हाई मेक्सिको मैंने इसीलिए चुना।
तो अगली घुमक्कड़ी की जो किताब किश्त आएगी वो पूरे मेक्सिको के ऊपर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेहिको पर होगी। मेहिको यहाँ के लिए, जैसे मेक्सिको जब आप स्पेलिंग देखते हैं MEXICO, एक्स का प्रोनाउंसिएशन स्पेन में हा होता है, तो बेसिकली दिस इज मेहिको। तो मैं इस वक्त मेहिको में हूँ और मेहिको को जी रही हूँ। इसी पर अगली घुमक्कड़ी पर किताब लिखूंगी। इनफेक्ट मेरा स्लो मोशन में जो मेहिको का टूर चल रहा है इस वक्त, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज अब आपने उगलवा ही लिया है कि मैं मेहिको पर एक बड़ी किताब लिखना चाहती हूँ और उसी की तैयारी है। इसीलिए धीरे धीरे यहाँ पर अपनी खर्रामा खर्रामा सफर चल रहा है मेरा। बट इट्स वेरी इंस्पायरिंग अलका, आई मस्ट से, बिकॉज हम लोग पता है अभी भी घर से बाहर निकलने के भी बोल रहे हैं, अभी थर्ड वेव आने वाली है, ध्यान रखो। ध्यान तो हमें हमेशा रखना चाहिए, लेकिन आपने सच में हिम्मत वाला काम किया है। ट्रेवल बग जो होता है ना, वो आपको कुछ हिम्मत भी देता है। और हिम्मत का अर्थ ये नहीं होता कि आप जिम्मेदारियों को छोड़ दें। अगर मैं घूम रही हूँ तो उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं बिल्कुल बिंदास होकर और बिल्कुल केयरलेसली चल रही हूँ। केयरलेस होने का मतलब, केयर फ्री होने का मतलब जिम्मेदारियों को भूल जाना नहीं होता है। तो जब मैंने मेक्सिको को चुना तो मैंने पहले देखा मेक्सिको में केस लोड कम हो चुके हैं, मेक्सिको में इन्फेक्शन रेट कम हो चुकी है। हालांकि लास्ट ईयर भी नहीं, जनवरी 2021 में मेक्सिको में और ब्राजील में, साउथ अमेरिका के ये कुछ देश हैं जहां कोविड की सिचुएशन भारत से भी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी और काफी डेथ्स यहाँ हो रही थी, इन्फेक्शंस बहुत हो रहे थे। लेकिन जैसे भारत में अप्रैल और मई के बाद जो हादसे हुए और उसके बाद हम लोग जून में अपने आप को संभालने में जुटे और जुलाई में आके हमारी स्थिति काफी हद तक नॉर्मल हो गई थी एंड वी कुड रिज्यूम आवर नॉर्मल एक्टिविटी मोर और लेस। तो मेक्सिको में भी मैंने ये सब पड़ताल की और मेक्सिको में चीजें बहुत बहुत सामान्य हो चुकी हैं। सामान्य इन द सेंस कि यहाँ पर सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस खुल गई हैं और डे टू डे लाइफ ओपन है। मुझे यहाँ पर कुछ बंद अभी तक दिखा नहीं है। इनफैक्ट मैं इस वक्त जो टुलुम में हूँ, दिस इज अ पार्टी टाउन, और कल शाम जब मैं 7-8 बजे अपने घर लौट रही थी तो मैं देख रही थी कि मैं तो लौट रही हूँ लेकिन सब लोग जा रहे हैं पार्टी हब्स की तरफ। बीचेस के किनारे बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं और बहुत सारे क्लब्स हैं, तो वो सब खुल चुके हैं और उनमें सब रौनकें लौट आई हैं, मेले लौट आए हैं। क्योंकि जो इकोनॉमी इतनी जिसको धक्का लग चुका है उसको रिवाइव करने की कोशिशें ना सिर्फ सरकार की हैं बल्कि इंडिविजुअल लेवल पे भी हर व्यक्ति तैयार है। इसीलिए बहुत बहुत स्वागत के साथ, बड़े गर्मजोशी के साथ लोग मिलते हैं और मेरे चेहरे मोहरे को तो देख के पूछते हैं, आर यू फ्रॉम इंडी? फिर मैं बोलती हूँ यस, आई एम फ्रॉम इंडिया। और वो बहुत स्वागत करते हैं एंड दे आर वेरी स्वीट पीपल। मैक्सिकन्स आर रियली स्वीट, बातें करना चाहते हैं, आपके साथ घुलना मिलना चाहते हैं। कहीं कहीं भाषाई अड़चन मेरे सामने आ जाती है, इसीलिए मैं सोचती हूँ मुझे स्पेनिश आनी चाहिए तो मैं यहाँ के एक बुजुर्गवार से भी बात कर सकती हूँ, उन लोगों से भी कर सकती हूँ जिनको इंग्लिश नहीं आती, एंड दैट विल एड टू माई नॉलेज। तो अलका, आप एंजॉय कीजिए इसी तरह से और अपनी एंजॉयमेंट टाइम टाइम पे हमें बांटती रहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। और मुझे पूरा पक्का यकीन है कि हमारी कन्वर्सेशन सुनने के बाद ना लोग प्रोग्राम बनाएंगे। लेट्स होप सो। मेक्सिको इतना दूर है, जो जगह जियोग्राफिकली बहुत दूर होती है तो वो हमारे से वाकई इतनी दूर हो जाती है, हम उससे इतने कटे हुए हो जाते हैं कि उसकी जानकारी तो होती ही नहीं हमको या कम होती है, बट एट द सेम टाइम बहुत सी गलतफहमियां उसे लेकर हो जाती हैं। तो मेक्सिको एक ऐसा देश है दुनिया का जिसे लेकर बहुत गलत परसेप्शंस हैं हमारे यहाँ। मतलब सबसे पहले जैसे आपने कहा कि शायद खान पान, भाषा और सेफ्टी, दीज आर सम ऑफ द इश्यूज जिन पर हमको यहाँ पर राहत मिलती है आकर। सेफ्टी के लिए हिसाब से जो ठिकाने गड़बड़ हैं, जहाँ पर ड्रग कार्टल्स ज्यादा हैं, जहाँ पर मुठभेड़ें ज्यादा हैं, जहाँ पर क्राइम ज्यादा है, उन हिस्सों को छोड़ दीजिए। उसके बावजूद एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है खान पान का। मैंने आपको बता दिया, इफ यू आर अ नॉन वेज ईटर तो आपके लिए जन्नत है, इफ यू आर अ वेजिटेरियन ईटर तो आप जन्नत से भी ऊपर होते हैं यहाँ पर। पैसों को लेकर यहाँ डॉलर पानी की तरह नहीं बहता है। हाँ, बाय द वे यू हैव टू ब्रिंग डॉलर्स हियर। पेसोस आपको इंडिया में मिलने मुश्किल हो जाते हैं। जैसे आई ट्राइड हैविंग पेसोस इन इंडिया, लेकिन जैसे ही आप यहाँ उतरते हैं तो इनिशियली आपको पेसोस में ही भुगतान करने होते हैं
एयरपोर्ट पर जैसे है कि आपको ट्रॉली नहीं मिलती है यहाँ पर, ट्रॉली की बजाय यहाँ पर लोग खड़े होते हैं एयरपोर्ट पर खुद ही ट्रॉली लेकर, एक तरह से जैसे पोर्टर्स होते हैं। सो आपको उनको जब भुगतान करना होगा 50 पैसों 100 पैसों, तो आपको वो होना चाहिए। डॉलर्स वो लोग नहीं लेंगे, कार्ड्स वो लोग नहीं लेंगे। तो छोटे ऑपरेटर्स जो हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको पैसोस चाहिए। सो आप जैसे यहाँ आए एक्सचेंज पर, अपने एयरपोर्ट पर, जहां भी हो, जितना जल्दी हो थोड़े बहुत पैसोस एक्सचेंज करा के रखे। हाँ, बड़े शोरूम्स कार्ड्स लेते हैं, डॉलर्स लेते हैं। So it's a very easy country to negotiate. I would always say it's an easy country. In fact, यूरोप से ज्यादा आसान है इस कंट्री को नेगोशिएट करना। वेरी नाइस। तो पैसा से पैसों का इंतजाम करते हैं और लेट्स गो मेक्सिको चलते हैं। एग्जैक्टली, ऑल द बेस्ट। मैं आपको बिल्कुल आपको और भड़काना चाहूंगी, इंस्पायर करना चाहूंगी कि नेक्स्ट मंजिल मेक्सिको को चुनिए और जितने दिन मर्जी हो झोली में रख के ले आइए, यहाँ सब कम पड़ जाएंगे। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच अलका फ्रॉम मेक्सिको, बहुत अच्छा लगा। घूमते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय बाय।